देश की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। जो नाव डूब रही है वो चल भी सकती है, जो नाव डूब रही है वो चल भी सकती है, किसी अनाड़ी की किस्मत बदल भी सकती है। और तुम अपने ताश के पत्ते पे इतना गुरूर न कर, तुम्हारे हाथ से बाजी निकल भी सकती है। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। एग्जिट पोल आने के बाद उत्तर प्रदेश पर सबकी निगाहें टिक गई हैं, या यूं कहें कि सबके धड़कनें बढ़ गई हैं। लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं साहब, एग्जिट पोल ने कई औरों के धड़कन बढ़ाए हैं। पंजाब के एग्जिट पोल ने जहां कांग्रेसियों की नींद को हराम कर दिया है, वहीं आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल अभी से नजर आने लगा है। पंजाब एग्जिट पोल ये बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को 2/3 मेजोरिटी के साथ सरकार बनाने का अवसर मिलने जा रहा है। पंजाब एग्जिट पोल सिर्फ ये नहीं बता रहा है कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ पूर्ण बहुमत मिल रही, बल्कि ये बता रहा है कि क्लीन स्वीप। जी हाँ, पंजाब में कुछ एग्जिट पोल को अगर चाणक्य की बात मान लें तो चाणक्य 100 सीटें देने जा रही है आम आदमी पार्टी को। जी हाँ, इन खबरों को देखकर आम आदमी पार्टी के नेता खुशी में फूले नहीं समा रहे हैं। थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि मैंने थंबनेल पर यह लिखा था कि छोटा रिचार्ज अब बड़ा होने वाला है। छोटा रिचार्ज शब्द का मैंने प्रयोग इसलिए किया कि पिछले कुछ वर्षों से विशेषकर माइनॉरिटी के कुछ सोशल एक्टिविस्ट आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को छोटा रिचार्ज के नाम से पुकारते हैं। सोशल मीडिया पर उसका मीम भी बनाते हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट भी करते हैं। क्यों कहा जाता है छोटा रिचार्ज? क्या वाकई आम आदमी पार्टी छोटा रिचार्ज है? क्या जो लोग सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी को छोटा रिचार्ज यानी आरएसएस का छोटा पैक कहते हैं, वो तर्क क्या देते हैं? क्या उनके तर्कों में दम है? क्या वाकई अरविंद केजरीवाल आरएसएस के बी टीम हैं? इन सब बातों पर बात करने के लिए मैं हाजिर हुआ हूं। आपसे विनती, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को अंत तक देखेंगे और साथ में अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मैं बताना ये चाह रहा हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी को 70 से लेकर 100 सीटों का अनुमान बताया जा रहा है एग्जिट पोल में, जिसके कारण आम आदमी पार्टी में जो है खुशी का वातावरण देखा जा रहा है। लेकिन असल बात करनी है कि छोटा रिचार्ज अब बड़ा होने वाला है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात ये कि अब तक दिल्ली में सरकार थी जिस सरकार में ये कहा जाता था कि पुलिस हमारे हाथ में नहीं है और डीडीए हमारे हाथ में नहीं है और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से हम जो चाहते हैं, जिस तरह का विकास चाहते हैं, जिस तरह का मॉडल चाहते हैं, वो नहीं हो पाता है। हालांकि एक चीज़ तो है ही, वो है विज्ञापन, जो इनके हाथ में है और सभी सरकारों के आजकल हाथ में है। विज्ञापन बहुत हो रहा भाई साहब। बहरहाल वो तो जनता तय करेगी, विज्ञापन भी एक मुद्दा बनना चाहिए अब जो स्थितियां बन रही हैं देश के अंदर। तो ये छोटा रिचार्ज क्यों कहा जाता है, इस पर मैं आया हूँ असल बताने के लिए। और सबसे पहले आपको बताऊं, अरविंद केजरीवाल की सरकार जो दिल्ली में बनी है उसमें सबका वोट तो है ही, सबका वोट है, लेकिन माइनॉरिटी का एक मुश्त वोट है। और वो इसलिए कि माइनॉरिटी के लोग, विशेषकर मुसलमान, कांग्रेस से बहुत ज़्यादा क्षुब्ध थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। परेशान क्यों थे भाई? कांग्रेस ने क्या किया दिल्ली के अंदर? और राज्यों की बात मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन दिल्ली की शीला सरकार ने मुसलमानों के लिए, मुसलमानों के लिए तो वो सब काम करती नजर आ रही थी जिस काम की उम्मीद की जाती है। लेकिन नहीं, जी हां, कांग्रेस की सरकार में वक्फ बोर्ड का लूट हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में उर्दू के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा था। कांग्रेस की सरकार में कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को यह लग रहा था कि प्रतिनिधित्व में हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, यानी हिस्सेदारी की जो बात होती है। लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस की सरकार आज की मौजूदा सरकार से अब जब मूल्यांकन लोग करते हैं तो लगता है इससे बेहतर थी। आम आदमी पार्टी को इस उम्मीद के साथ लाया गया था कि वो कांग्रेस से बहुत बेहतर करेगी और माइनॉरिटी के लिए भी बेहतर करेगी, और वायदे भी वैसे किए गए थे। लेकिन पहली बात, दिल्ली के अंदर जो धक्का लगा मुसलमानों को वो ये लगा कि जब CA/NRC आंदोलन से पहले जो घटनाएं घटनी शुरू हुई, JNU कांड,
आपको याद होगा। जेएनयू कांड में जहां कन्हैया कुमार को बचाने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया, वहीं उमर खालिद को फंसाने का काम किया। उसके बाद सीए एनआरसी आंदोलन चला और अरविंद केजरीवाल के जो बयान आए वो सारे बयान मुस्लिम विरोधी, आंदोलनकारियों के विरोध में और सीएनआरसी में के यूं कह लें कि समर्थन में, या यूं कह लें कि अमित शाह जी के शब्दों में हाँ मिलाने वाले बयान नजर आए। उसके बाद कोरोना आ गया और कोरोना से भी पहले मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में एक दंगा हो गया और दिल्ली दंगा में अरविंद केजरीवाल और उसकी पूरी सरकार का जो रोल रहा, उस रोल ने मुसलमानों को झकझोर दिया और ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि जिस कांग्रेस को हमने रिप्लेस किया था, जिस कांग्रेस को हमने हटाया था, ये सोचकर, ये उम्मीद जताकर कि अरविंद केजरीवाल निष्पक्ष होकर सबके साथ इंसाफ करेंगे, न्याय करेंगे, वैसा कुछ नजर नहीं आया और केजरीवाल सरकार खुले तौर पर आरएसएस के खेमे में नजर आई, जबकि केजरीवाल के घोर प्रतिद्वंदी, उस दंगे के मुख्य आरोपी कहे जाते हैं। हालांकि सरकार ने माना नहीं, कोर्ट ने माना नहीं, पुलिस ने माना नहीं, आज तक वो घूम ही रहा है। आपको पता है कपिल मिश्रा उसका नाम है जिसने दंगे को भड़काया। कपिल मिश्रा और रागिनी तिवारी, दो नाम उभर कर सामने आया था जिसने दंगे को जबरन भड़काया था और अरविंद केजरीवाल का घोर विरोधी माना जाता था। लेकिन उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों को रहमो करम पर, ऊपर वाले के रहमो करम पर और किसी के नहीं, या यूं कहे कि अमित शाह जी के रहमो करम पर छोड़ दिया। एक बार भी दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा मुख्यमंत्री की हैसियत से अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया और दंगे में कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया जिससे दंगे पर यानी आग पर पानी डाला जा सकता हो। हाँ, इसके विपरीत जो भी उनके मुस्लिम नेता थे आम आदमी पार्टी के, जो बोलने की कोशिश करते थे, जैसे अमानतुल्लाह खान, ताहिर हुसैन, इन सबों को घेरने की कोशिश की गई और वो सारी तस्वीर दिल्ली वालों के सामने है। दंगे के बाद आ गया कोरोना और कोरोना में तबलीगी जमात को जब टारगेट किया गया तो मरकज से जुड़े जो बयान आए अरविंद केजरीवाल के, वो नहायत ही शर्मनाक और घटिया बयान थे। और एक मुख्यमंत्री, वो भी जिसको सेकुलर होने का तमगा हासिल हो, वो मुख्यमंत्री अगर पीसी करे और पीसी में ये कहे कि इतने कोरोना पॉजिटिव पाए गए जिसमें इतने तबलीगी पाए गए, ये लफ्ज़ जो है वो बड़ा ही जहरीला लफ्ज़ था। और उस वक्त भी मैंने देश की सच्चाई के माध्यम से ये सवाल किया था और कई चैनलों पर मैं जाकर ये आवाज़ उठाता था कि केजरीवाल जी ये भी तो बताएं कि अगर 30% मरकज़ के लोग हैं या मुसलमान हैं तो बाकी परसेंट के लोग कौन से हैं, ये आपको बताना चाहिए। और अगर 70% का जिक्र आप नहीं करते हैं तो फिर 30% का भी नाम आपको नहीं लेना चाहिए। ये भी मैंने बिल्कुल नियम के खिलाफ, उसूल के खिलाफ, सिद्धांत के खिलाफ, यहाँ तक के संविधान के भी खिलाफ। बहरहाल वो खुलेआम हुआ और उसके बाद मरकज़ के चीफ अमीर जमात मौलाना साद पर मुकदमे की अनुशंसा करते हुए पीसी में अरविंद केजरीवाल भी देखे गए। तो इन तमाम हरकतों को देखकर सोशल मीडिया पर कुछ मुस्लिम सोशल एक्टिविस्टों ने उन्हें आरएसएस का छोटा पैक ये नाम दिया। हालांकि ये नाम देने वाले बहुत प्रभाव नहीं दिखा पाए। उसके बाद फिर चुनाव हुआ, उस चुनाव में भी अरविंद केजरीवाल चुनाव जीतने में सफल रहे और अब फिर चुनाव होने वाला है, इस पर तो बाद में बात करूंगा। लेकिन पंजाब में क्यों, ये सवाल असल है कि पंजाब में क्यों आम आदमी पार्टी को बढ़त, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गोवा में क्यों नहीं। मैं इस पर असल आपको बताना चाहता हूं कि पहली बार जब आम आदमी पार्टी बनी थी और चुनाव मैदान में आई थी तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर मेरी सरकार बन गई दिल्ली में तो मैं 84 के सिख दंगे का एसआईटी गठन करके जांच करूंगा एसआईटी के माध्यम से, और जो पीड़ित परिवार है उसको फिर से मुआवजा दूंगा और जो भी मुजरिम होंगे उन्हें सजा दिलवाऊंगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था अरविंद केजरीवाल ने कि बटला हाउस इनकाउंटर की जांच भी एसआईटी से करवाऊंगा। अब आप समझ गए क्यों छोटा रिचार्ज कहा जाता है, क्यों छोटा पैक कहा जाता है। तो 84 के सिख दंगों के लिए एसआईटी का गठन भी हुआ, पूरी दिल्ली में पोस्टर भी लगाए गए और सिखों के साथ न्याय भी किया गया। भाई वो भी माइनॉरिटी के लोग हैं लेकिन किया गया उनके साथ केजरीवाल सरकार के द्वारा। ये सराहनीय काम है।
लेकिन बटला हाउस इनकाउंटर को सर्दखाने में डाल दिया गया और उसका नाम लेना अपराध समझा गया और बटला हाउस इनकाउंटर की एसआईटी जांच नहीं हो सकी। ये वादा खिलाफी मुसलमानों के साथ हुई। उर्दू को पूरी तरह से मार दिया गया। पिछले चंद दिनों पहले वक्फ बोर्ड के सारे इमाम धरने पर बैठे थे जो ये कह रहे थे कि 6 महीने से हमें तनख्वाह नहीं दिया जा रहा है, जबकि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने वक्फ बोर्ड के इमाम के अतिरिक्त तमाम दिल्ली के इमामों को तनख्वाह देने का ऐलान किया था। तो तमाम दिल्ली के इमामों को तनख्वाह देना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन वक्फ बोर्ड के इमाम को तनख्वाह नहीं मिल रहा है। ये बात दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल की सरकार को जो लोग भी छोटा रिचार्ज कहते हैं वो भी गलत नहीं हैं। और अब आप उर्दू की बात यदि कर लें तो दिल्ली में सिखों से बड़ी आबादी आज भी मुसलमानों की है, लेकिन तमाम विभागों में आप चले जाएं, मेरे पास ऐसे सैकड़ों वीडियोज़ हैं जहां इंग्लिश हिंदी साइन बोर्ड है और पंजाबी में साइन बोर्ड है, उर्दू नहीं है। और अगर उर्दू कहीं है तो वो पंजाबी के नीचे है। और तमाम स्कूलों का आप सर्वे कर लें तो उर्दू के आपको टीचर्स नहीं मिलेंगे, और जब टीचर्स नहीं मिलेंगे तो फिर छात्र भी कम हो जाएंगे। यानी कि उर्दू को भी ख़त्म करने और दफनाने का षड्यंत्र अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। यही कारण है कि धीरे धीरे केजरीवाल का वो चेहरा जो छुपा था, यानी जो लोग आरोप लगाते थे कि छोटा रिचार्ज, वो धीरे धीरे अब बड़े रिचार्ज की तरफ बढ़ चुका है। और पंजाब जैसे राज्य में अगर सरकार बनती है तो निसंदेह अरविंद केजरीवाल मजबूत होते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी आम आदमी पार्टी को यह बात ध्यान में रखना ही पड़ेगा कि आप यदि न्याय के साथ काम नहीं करेंगे तो दिल्ली की सत्ता भी आपकी बहुत लंबी नहीं चलने वाली है। और उन राज्यों में तो आप कभी आगे बढ़ नहीं सकते हैं जहां माइनॉरिटी जो है वो प्रभाव रखता है, जहां माइनॉरिटी का वोट निर्णायक होता है। इसलिए कि कांग्रेस से ज़्यादा आपके कारनामे अब आवाम के सामने आ चुके हैं। तो बहरहाल वो लोग अभी सतर्क और सावधान ज़रूर रहें जो लोग छोटा रिचार्ज लिखते हैं। अब छोटा रिचार्ज नहीं लिख सकते क्योंकि ये रिचार्ज अब बड़ा होने वाला है। बने रहे देश की सच्चाई के साथ। इसी तरह के अपडेट के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। शुक्रिया।